ट्रांसमिशन का सिलसिला जहां से रुका था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथी एंकर मुदस्सिर इकबाल भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सवाल एक ही है, जो बजट आज पेश किया जाना है क्या वो अवाम दोस्त बजट होगा या फिर IMF की शराइत को पूरा करने की कोशिश की गई होगी? मामलात कुछ इस तरह से है कि बातें जो हो रही हैं, मुदस्सिर बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि बजट जो है ये फ्रेंडली बजट होगा। टैक्सेस की भरमार है, जो अहदाफ ग्रोथ के रखे गए हैं वो इररेलेवेंट है, लग नहीं रहा कि ये टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी इस बजट में रखी गई है। सब्सिडी एक जानिब जो रखी गई है उस सब्सिडी का फ़ायदा एक आम आदमी तक, आवाम तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, ये मामलात है। लेकिन कल की जो इक़्तिसादी सर्वे है उसमें होशुबा इंकशाफात हैं कि पिछले एक साल में हुकूमत जो अपने टारगेट रखे थे उससे भी माइनस में चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ गई हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी सूरत हाल नहीं हुई है। अब क्या सिचुएशन होगी कि आज अपनी ज़िंदगी का और पाकिस्तान की तारीख़ का मुश्किल तरीन बजट इसाक़दार पेश करेंगे। एक तरफ इलेक्शन से कबल गिरती साख तो दूसरी तरफ IMF की उकाबी आंख। क्या ये साल भी मुश्किलात की नज़र होगा? आज के बजट से अवाम और ताजिर बरादरी कितनी पुरुम्मीद हैं, ये अपने नुमाइंदों से जानेंगे जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुख्तलिफ शहरों में। इस्लामाबाद से उमर हयात हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कल से मुसलसल हमें रिपोर्ट भी कर रहे हैं इस पर। फैसलाबाद से जो सनती शहर है उवैस सत्तार से बात करेंगे। मुल्तान का अहवाल जानेंगे माजन यूसुफ से। और कराची सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का माशी हब, वहाँ से कफील अहमद इस वक्त हमारे साथ सैरिश। तो हम चारों शहरों में क्या सूरत हाल है वो उस पर बात करते हैं। बिल्कुल कफील, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। हम बताइएगा कराची की किस मार्केट में मौजूद हैं, किस जगह पर हैं और बजट को लेकर अवाम क्या गिला शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं? हमारे साथ उमर हयात इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। उमर, कल जो इक़्तिसादी सर्वे था, अब 2022 की बात करते हैं, 22-23 में जो अहदाफ रखे गए तो उससे बिल्कुल बरक्स चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये पूरा एक साल को अब भी कहा जा रहा है कि हम बेहतरी की जानिब हैं। पूरे साल में तो तकरीबन तमाम के तमाम सेक्टर्स माइनस ग्रोथ अपनी दिखाते हुए नज़र आए हैं। फिर क्या उम्मीद, क्या तवक्को है इस वक्त वज़रा को, हुकूमत को इस बजट से? देखिए, जो तवक्कुआत हैं वो आवाम को भी हैं, हुकूमत को भी हैं कि ये जो बजट है वो एक रिलीफ़ का बजट होगा, लेकिन हमें नज़र नहीं आता कि ये बजट रिलीफ़ का बजट है या नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इस बजट में जो ख़ास तौर पर IMF के कहने पे बनाया जा रहा है तो उसको अगर देखा जाए तो उसमें वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। और कोशिश ये की जा रही है कि इस बजट में आवाम को जो है वो जो रिलीफ़ है वो दिया जाए, लेकिन नज़र तो नहीं आ रहा कि रिलीफ़ है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि 6000 अरब रुपए का मालियाती खसारा जो है वो सामने आ रहा है और हुकूमत की जो आमदन है वो कम है। 9200 अरब रुपए FBR का जो हदफ रखा गया है वो भी रियलिस्टिक नहीं है। और इसके साथ साथ कि हम देख रहे हैं कि जो दीगर अहदाफ रखे गए हैं, गुज़िश्ता जो अहदाफ हैं वो हासिल नहीं किए गए, अब नए अहदाफ जो है वो कम सतह पर रखे गए हैं। तो ये सारी ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें जो हुकूमत है उसको पहले तो बजट बनाने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, फिर IMF के साथ नंबर शेयर किए गए। अब IMF ने कहा है कि जब आप बजट पेश करेंगे तो उसके बाद आप जो डेटा होगा वो हमारे साथ शेयर करेंगे, वो दस्तावेज़ात हमारे साथ शेयर करेंगे। तो IMF के साथ जो दस्तावेज़ात शेयर होंगी तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो उसके बाद IMF ये फैसला करेगा कि किसको कितना जो है वो क्या पाकिस्तान का जो 9वां और 10वां जायज़ा है उसको मुकम्मल मौजूद है। बड़े सेक्टर्स जो हैं उनकी शरह नमू में जो है हमें कमी नज़र आई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या इसके साथ साथ जो दीगर ज़राअत का जो सेक्टर है उसमें भी अगरचे हुकूमती दावा है कि गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है वो यही है कि बड़े सेक्टर्स और जो ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हमें शरह नमू कम होती नज़र आई है। अब अगले माली साल जो है वो जो अहदाफ रखे गए हैं शरह नमू कम होती नज़र आती है। उमर हयात, आप मेरे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। फैसलाबाद से अवैस सत्तार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अवैस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आज वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है और
इस मौके पे हम गुज़श्ता कई रोज़ से जो प्री बजट जो सेशन चल रहा था उसमें सनतकारों से और ताजरों से राब्ते में थे, तो लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सनती शहर है फैसलाबाद, टेक्सटाइल यहाँ का बड़ा फेमस है, लेकिन जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये गुज़श्ता तकरीबन 1-1.5 साल से ज़बूं हाली का शिकार है। जो सनतकारों के बड़े मसाइल में एक तो टैक्स रिफ़ंड क्लेम्स हैं, उसका इशू है। इसके अलावा बिजली और गैस का जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है, तो लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इसको कम किया जाए ताकि हमारे जो पावर लूम सेक्टर है या इससे जुड़े जो दीगर सेक्टर्स है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वो चल सकें, क्योंकि लोगों का पावर लूम्स को कोड़ियों के भाव फ़रोख्त करने पर आ चुके हैं। लेकिन इस तमाम तर जो सूरत हाल है उसमें जो आम आदमी है वो जो बजट के जो एदाद शुमार का गोरख धंधा है उसको उससे सरोकार नहीं होता। वो कि आम आदमी चाहता है कि हमें रिलीफ मिले, हमें सस्ता आटा मिले, सस्ती चीनी मिले, इसके अलावा सस्ता ऑयल मिले और बाआसानी दस्तियाब हो। इसी हवाले से बात करने के लिए शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या बजट आज पेश किया जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आज के बजट के हवाले से? कुछ उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा आज? भाईजान जो हालात हैं हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। आप देखेंगे पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया है, ठीक है, लेकिन उसके पेट्रोल के मद्देनज़र रखते हुए बाकी जो चीनी है, आटा या घी वगैरह है वो मिल ही नहीं रहा। आप ये देखें यूटिलिटी स्टोर के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पे जाके देख लें चीनी वो कह रहे हैं कि महीने से आई नहीं हमारे पास, ठीक है। पेट्रोल सस्ता हमारे लिए यार कोई भी हुक्मरान आए, हमें तो ये चाहिए ना कि हमारी जो कमर टूटी है महंगाई ने, बिजली के बिल हैं, आप देखेंगे कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जून जुलाई में भी गैस कभी बंद नहीं होती थी। आज है कि जुलाई इतनी गर्मी है, जून जुलाई के महीने हैं, इसमें भी गैस आती नहीं है, ठीक है। 2 घंटे के लिए गैस आती है। हमारे मुल्क का निज़ाम ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हम चाहते हैं कि हमें आटा चीनी कम से कम गरीब आदमी जो है वो रोटी तो कमा सके ना अपनी। अच्छा, आप समझते हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में कोई रिलीफ दे सकेंगे, कोई सब्सिडी दे सकेंगे? सर जो हालात नज़र आ रहे हैं इससे हर चीज़ महंगी हो रही है। बिजली जितने भी यूनिट पहले 5 रुपये मिलता था, अब तो डबल से भी बहुत ज़्यादा प्राइस महंगी हुई पड़ी है। और गैस पहले लोड शेडिंग होती नहीं थी, वो भी महंगी है। हालात बहुत टफ़ से टफ़ होते जा रहे हैं। जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी और अखराजात उस हिसाब से बढ़ जा रहे हैं महंगाई की वजह से। तो अच्छा, आप क्या तवक्को करते हैं कि कम से कम सैलरी एक आम बंदे कितनी होनी चाहिए जिससे उसके घर का अच्छा गुजर बसर हो सके? सर देखें जो बिजली के बिल और गैस और सारे अखराजात, बाकी पेट्रोल जो बेसिक मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना होता है वही अगर हम देख लें इस तरह की चीज़ें बिल वगैरह 60-70 कम से कम है जो आम जो शहरी हैं। जो बाकी हाँ इतने की होने चाहिए कि बंदा गुजर बसर कर ले। अगर जो किराए पे रहते हैं उनके लिए तो और मुश्किल हालात हैं। तो बाकी सर दुआई कर सकते हैं, अल्लाह करे। जी बिल्कुल, इनका आपने सुना कि कहते हैं कम से कम अगर 60,000 भी कोई बंदा कमा रहा है ना तो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर उसका हो रहा है। इसके लिए भी मुश्किल है। वैसे आप हमें आगाह कर रहे थे, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त कराची की सूरत हाल जान लेते हैं वहाँ के आवाम ताजिर क्या कहते हैं आज के बजट को लेकर। कफ़ील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कफ़ील, आगाह कीजिएगा, आज बजट है, कुछ ही देर के बाद पेश किया जाएगा। कराची के आवाम, कराची के ताजिरों का क्या रद्द अमल है? देखिए, मुश्किल दौर में ये बजट पेश किया जा रहा है। 14,700 अरब रुपए का ये जो है वो बजट है जो कि हमेशा की तरह खसारे का बजट है। और अवाम जो कि इस वक्त इनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं, क्या उनकी क्या वो सोच रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इस वक्त सदर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। सर, बजट आना है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ तवक्का, कुछ उम्मीद है इस वक्त जो हालात हैं उसके बाद? देखिए जनाब, ये बजट तो पहले भी आते रहे हैं और गरीब आदमी के लिए तो सुबह शाम बजट आता है। यानी जब वो सौदा सुबह लेने जाता है वो कीमत और होती है और शाम को कीमत और होती है। बजट से उम्मीद जो है ना वो लोगों को नहीं है, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। इसमें खाली बजट आता है टैक्स बढ़ाने के लिए। इसमें ये नहीं होगा कि आटा हमने आधी कीमत पे कर दिया, चीनी हमने सस्ती कर दी, हमने घी ऑयल सस्ता कर दिया। जो आवाम की ज़रूरियात है उसके लिए बजट नहीं है। बजट नहीं है, ये बजट है अमीरों के लिए। वो जो बैठे हुए हैं वहाँ लोग उनके लिए बजट है। वो देखते रहते हैं कि किसमें वो देखते हैं किसमें टैक्स हमारा कम हुआ है, किसमें ज़्यादा हुआ है। ये सारी टैक्स के लिए बजट है। आप देखें पहले ज़माने के अंदर लोग सुनते थे बजट, 15 साल पहले 20 साल पहले बजट आता था, लोग सुनते थे। कुछ महंगाई कम होगी आप समझते? कुछ टैक्सेस कमी होगी आप समझते हैं? नहीं, ये लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है आवाम को, कुछ भी नहीं होगा। अगर इन्होंने किसी चीज़ पे 10-20 रुपये कम कर दिए, जैसे कह रहे हैं पेट्रोल कम हो गया, कितना कम हो गया पेट्रोल? 10 रुपये कम कर दिए। और भी आवाम से हम बात करेंगे। सर, आप आगे आए, कुछ तवक्कुआत हैं जो बजट पेश किया जाना है आज? हुकूमत से आप क्या तवक्कुआत रखेंगे? इतना बजट बनाएं, इतनी महंगाई बने, एक गरीब आदमी मेहनत कर करके 24 घंटे परेशान हो रहा है, वो अपने घर का पूरा नहीं कर पा रहा है। आप जो मजदूर तबका आप उससे पूछें उसका बजट का क्या हाल हो रहा है।
ये बजट नहीं है, जूता मारा जा रहा है सर पे, आपके आवाम के सर पे मुसलसल आपको दबाया जा रहा है। आप 24 घंटे भी मेहनत करके अपने घर का पूरा नहीं कर पाते, फिर आप बजट की बात करते रहते हैं। बजट किसी तौर भी इन फिगर्स को अपने हक में नहीं समझ रहे, किसी रिलीफ की वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। माजिन मुल्तान आपके पास आएंगे, मुझे बताइएगा माजिन मुल्तान के शहरी क्या गिला शिकवा करते नजर आ रहे हैं? माजिन क्या आप मुझे सुन सकते हैं? माजिन से हम फिर से अपना राब्ता बहाल करते हैं और इस वक्त हमारे साथ फैसलाबाद से अवैस सत्तार भी हैं, इस्लामाबाद से उमर हयात भी हैं, कराची से कफील ने भी हमें अपडेट किया है और माजिन से हम चाहेंगे कि हमारा राब्ता जैसे ही बहाल हो तो हम उनसे वहाँ की बिल्कुल वहाँ की सूरत हाल जानें, क्योंकि कराची और फैसलाबाद में तो जो सूरत हाल बताई जा रही है आवाम को तवक्को नहीं है, लेकिन क्योंकि इसलिए तवक्को नहीं है कि 2023-24 का जो बजट है उससे तवक्कुआत इसलिए नहीं बन पा रही कि 22 और 23 के बजट में जो खुद हुकूमत ने अपने आदाफ 21 और 22 से भी कम रखे थे वो भी पूरे नहीं कर पाए हैं। माजन से हमारा राब्ता हो गया। माजन, मुल्तान के शहरी आज के बजट को लेकर क्या कहते हैं, क्या रद्द अमल है उनका? बिल्कुल, मुल्तान के शहरियों की अगर बात करें तो मुल्तान के शहरी देख रहे हैं मार्केट को, अपनी जेब को और जो अशिया मिल रही है मार्केट में से उनको। अगर हम आज की सूरत हाल की बात करें, जो हमने मार्केट को विजिट किया, जो हम चेंबर ऑफ कॉमर्स में गए हैं, तो लोग कुछ बहुत ज़्यादा पुरुमीद दिखाई नहीं दे रहे। आज का मुल्तान में अगर हम सिर्फ मुर्गी के रेट की ही बात कर लें तो वो 620-600 रुपए किलो है और आम जो परचून की दुकानें हैं छोटी, उन पे 650-600 किलो तक सिर्फ चिकन का गोश्त जो है वो जा चुका है। चीनी पे आप आ जाएं, चीनी जो है वो आम परचून की दुकानों पे 120-125 रुपए फी किलो बिक रही है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कितने पुरुमीद हैं आप, ये जो बजट आ रहा है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें जी, बजट के हवाले से मैं कहूँगा जो बजट दिया जा रहा है इस मरतबा ये अवामी बजट नहीं है, ये एक जालमाना बजट है जो आवाम को दिया जा रहा है। चंद रोज कबल मेडिसन के 400% रेट बढ़े हैं। इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात का जो रेट बढ़ा है वो 400% बढ़ा दिया गया है। तो क्या है ये जो बजट आ रहा है इसमें भी देख लें आवाम और आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। बिल्कुल यही तमाम तर सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। मेडिसिन की बात कर लें, आम चिकन के गोश्त की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, हर ही चीज़ तो महंगी नज़र आ रही है। तो आवाम यही पूछ रही है तो ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा आज के बजट में कि उनको कल सुबह से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? जी ठीक है। मुल्तान से माजिन यूसुफ आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से उमर हयात हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया और वैसतार का भी। और अब हम सूरत हाल जानेंगे इस बजट को और जो एक साल गुजरा है, एक और ये आने वाला जो साल है ख़ास तौर पर जिसको अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन ईयर है, इसमें इस बजट से क्या तवक्कुआत हो सकती है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। हसन बख्शी साहब फॉर्मर चेयरमैन आबाद हैं। हसन बख्शी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें दीगर मेहमान भी हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। आबिद सुलहरी साहब भी हमारे साथ होंगे, हमारे मुआशियात, उनसे भी बात होगी। हसन बख्शी साहब, आपकी ही जो है इंडस्ट्री उससे बात कर लेते हैं। ग़ालिबन 4% ग्रोथ रखी गई थी कंस्ट्रक्शन में, लेकिन उसमें भी माइनस चले गए, यानी कि पिछले साल से भी कम रखी गई, उसमें भी माइनस चले गए। क्या वजूहात रही हैं पिछले एक साल में कि ये सिचुएशन है और अब कोई तवक्को हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, पिछला साल जो गुज़रा है वो एक इकनॉमिकली टफ ईयर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आपने कहा कि जो हदाफ रखी गई थी वो भी मीट नहीं हुई, उसका रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन डबल हो गया है और बहुत सारा मटेरियल इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट होने से ये है कि रुपी डॉलर जो पैरिटी है वो कहीं रुक नहीं रही, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ें आ रही हैं। और जो आने वाला साल है ये भी हम समझते हैं कि ये मुश्किल साल होगा, पर ये भी हमें समझना चाहिए कि सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए नहीं, ये इकॉनमी वाइज दुनिया के लिए ये एक मुश्किल तरीन दौर चल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन रिकॉर्ड यूएस में भी हाई है, यूके में भी हाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है, चीज़ें महंगी हो गई। तो इस वक्त हम सब लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने, जिसमें पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइड, बिजनेसमैन और दूसरे इदारे, ओपोजिशन, सब ने मिल बैठ के सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी कि इस मुश्किल वक्त से
इस कश्ती को बाहर निकाला जाए। अभी आपने हसन साहब कहा कि अगला साल भी मुश्किल लग रहा है। अभी अगर पिछले दौरे हुकूमत की बात की जाए तो ख़ास तौर पर इस सेक्टर को बड़ी तवज्जो दी गई थी, कुछ पॉलिसीज़ निकाली गई थी। हम ये सुन रहे थे कि अगर ये पहिया चलेगा तो इससे जनाब सीमेंट भी होगा, बजरी भी होगी, स्टील भी चलेगा, मिलियन ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बैंकों से कर्जे भी मिलेंगे, घर बना के देने लोगों को जो नहीं बना सकते। अभी जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, क्या रियलिटी है? काम बिल्कुल रुका हुआ है इस महंगाई की वजह से? कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हो गए? देखिए, दो सूरतें हैं। एक तो काम चलता हुआ रुक गया है 70%, क्योंकि कीमतें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2 फोल्ड हो गई हैं, 2.5 फोल्ड हो गई हैं। दूसरा, जो रमज़ान की ईद पे नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे और जिससे वो एक एक्टिविटी चलती थी, इस ईद पे वो भी प्रोजेक्ट ना होने के बराबर लॉन्च हुए हैं। क्योंकि मैं एज एन बिल्डर एंड डेवलपर, मैं अपनी कॉस्ट को 3 साल के लिए फोर्सी ही नहीं कर सकता हूं। मैं किसी बैंक से जाके, किसी बैंकर से जाके पूछता हूं कि 2 साल बाद या 6 महीने बाद डॉलर क्या होगा, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए करेंसी में स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैं फिर कह रहा हूं कि हमें सब लोगों ने मिलकर बैठना पड़ेगा, वरना हम एक ऐसे डेड एंड की तरफ चले जाएंगे जहां से वापसी मुश्किल जो है वो हो जाएगा। हसन बख्शी साहब साथ रहेगा। इस वक्त डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इलेक्शन ईयर और बजट जो है वो 42 दिन के बाद आईनी तौर पर ये हुकूमत रहेगी। इस बजट में तरक्याती बजट बहुत लंबा चौड़ा वो रखा गया है, तो क्या ये हम जो अहदाफ रखे जा रहे हैं, पिछले साल के अहदाफ पूरे नहीं हुए, दोनों चीज़ों को देखकर ये बजट फिर कैसा होगा? देखिए, इसमें नंबर तो ये काफ़ी सारे रिवाइज होंगे और उसकी वजह ये है कि केपी जो है वो 120 दिन का बजट दे पाएंगी उनकी केयर टेकर गवर्नमेंट्स। और ये बजट जो है, जब ये प्रोविंशियल सरप्लस की बात करता है, जब ये ग्रांट्स की बात करता है दूसरे सूबों के लिए, तो वो वाले नंबर जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। दूसरी जो है कि द रीज़न आज आपको एक बहुत इलेक्शन बजट जो है वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। ये जो 9 मई के सानहा के बाद हमने देखा पीटीआई की जो हुई शिकस्त और रिख्त हुई, तो अब बहुत क्लियर होता जा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होगी इलेक्शन में पीडीएम के मुकाबले में। और अगर इन्हीं जमातों में से कोई नया अलायंस बन, लेकिन इसमें आबिद साहब बात ये है कि ये हम अहदाफ हर साल मुकर्रर करते हैं। मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो अगर इन्हीं जमातों को दोबारा से आना है इलेक्शन के बाद, तो फिर वो आईएमएफ को नाराज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आईएमएफ के साथ पहला जो काम होगा इलेक्शन के बाद वो आईएमएफ के साथ एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी ये वाला जो बजट है इसके नंबर्स रिवाइज होंगे इलेक्शन के फौरन बाद। ये मौजूदा रवा माली साल का बजट 3 दफ़ा रिवाइज हुआ है और कम से कम अगले बजट जो है ये 2 दफ़ा तो ये भी रिवाइज होता नजर आ रहा है। सही। आबिद साहब, पाकिस्तान का जो बजट है वो इस वक्त आईएमएफ की तवक्कुआत और इलेक्शन के दरमियान बीच की बिल्ली बना दिखाई मुझे तो दे रहा है। क्या लगता है, वोटर्स को खुश किया जाएगा या फंड को खुश किया जाएगा? आपको पता है आगे हुकूमत जब नहीं बनेगी जाना फिर इन्हीं के पास पड़ेगा। नहीं तो आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको अगले साल में $24 बिलियन जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस अरेंज करनी है। आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होगा तो वो कहाँ से आएंगे वो $24 बिलियन? और आज अगर हम आईएमएफ को नाराज करते हैं, बजट जो है कोई कुछ अरसे के लिए 2 महीने के लिए बड़ा खुशकुन सा बजट दे दिया जाए जिसकी वजह से आईएमएफ जो तौर पर अपने दरवाजे बंद कर दे पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा? सो बड़ा एक इस तरह का बजट होगा जिसमें तो हमारे क्रेडिबिलिटी इश्यूज फिर बने क्यों आबिद साहब? ये तो रिजॉल्व हो जाने चाहिए थे। अगर हमारे लिए आईएमएफ इतना जरूरी है तो कॉन्फिडेंस तो बहाल रहना चाहिए था। देखिए, अब पता है कि पिछला पूरा साल जो था वो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी का साल था। उस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साल में काफ़ी सारे जो स्टेप्स थे जो कि पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत लिए गए और उसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से दोस्त ममालिक का रोल ओवर नहीं मिला, तो आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो लेट से लेट होता चला गया, उसमें ताख़ीर आती गई। अब आके थोड़ा सा जो सियासी महाज पे आपको एक डायरेक्शन नज़र आ रही है कि अगला इलेक्शन के पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं। जो हमारा रवैया है यानी वजीर खजाना का, वो पहले उन्होंने आंखें दिखाने की बात हुई जिस तरह से नॉन सीरियस किया। डॉक्टर साहब उन्होंने ड्रामा कहा कल की भी कॉन्फ्रेंस में। तो इस किस्म के जो रवैये हैं आईएमएफ के साथ, वो भी वजीर खजाना का कहना, ये कितने गैर संजीदा और संजीदा है? ये सारे जो रवैये थे, अब आप देखिएगा इन रवैयों में बतदरीज बेहतरी आती चली जाएगी। अच्छा। क्योंकि
आज अगर आप आज के लिए कुछ पॉपुलर डिसीजन लेंगे तो वज़ीर ख़जाना साहब को पता है कि आज अगर कोई पॉपुलर डिसीजन लिया तो अक्टूबर नवंबर में मोस्ट लाइकली अगर इसी तरह का कोलिशन दोबारा हुकूमत में होगा तो फिर IMF उनको बहुत टफ टाइम देंगे। आबिद साहब, यही तो प्रॉब्लम है, जब हम बोल्ड फैसले लेते हैं तो फिर हम आवाम में अनपॉपुलर हो जाते हैं, वहाँ तो पॉपुलर हो जाते हैं। अभी ये जो बिगाड़ है ये क्या पिछले एक सियासी साल का शाखसाना है या फिर ये इससे पहले का है कि हुकूमत तो चाहती है हमें सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करना, रिलीफ देना, लेकिन वो कर नहीं पा रही? भाई सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी आमदनी देख के सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ना। कर्ज लेके तो और फिर कर्ज वापस करने के आपके पास मीन्स ना हो तो फिर तो आप सस्ती चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं या आप हम क्रेडिट कार्ड पे या कर्ज लेके अपने घर वालों के लिए सब आशाएं दे दें और उसके बाद हम कहें कि हमारे पास कार्ड की पेमेंट करने के पैसे नहीं है, तो आपको कितनी अर्से तक बैंक आपको बर्दाश्त करेगा? जाहिर है कि वो आके आपसे रिकवरी डिमांड करेगा। यही चीज़ हुकूमतों में होती है, आमदनी बढ़ाएं या फिर अपने अखराजात कम कर दें। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, अब हम पिछले तकरीबन पूरे एक साल का जो सर्वे आप ज़्यादा बेहतर तौर पर देख रहे होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब जो इतना ज़्यादा फ़र्क हम पूरी इंडस्ट्री में हर चीज़ में जो आ गया है, इसके बाद अब हमें इस तरह अगर आप कह रहे हैं कि चीज़ें नज़र आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितना अरसा लगेगा कि हम ये अहदाफ जो अभी पेश किए जा रहे हैं कि अगले साल के लिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में हों? देखिए, ये अहदाफ जो है ये बहुत सारे अहदाफ डिपेंड करते हैं कि मॉनसून कैसी होगी, बहुत सारे अहदाफ इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि हमारा डॉलर का इनफ्लो कैसे होगा। इंडस्ट्री तभी रिवाइव करेगी जब इंपोर्ट से पाबंदियाँ उठेंगी, डॉलर का इनफ्लो आना शुरू होगा। सर्विस सेक्टर भी तभी आपको फ्लोरिश करता नजर आएगा जब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको लिए कोई लाइवलीहुड अर्निंग इकॉनमी जो है वो चलती नजर आएगी। एग्रीकल्चर जो है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है। अल्लाह करे कि इस दफ़ा मानसून जो है वो बेहतर रहे। अगर मौसम बेहतर रहेंगे तो आप देखेंगे पिछले साल भी ज़राअत ने हमें बचाया है, अगले साल भी ज़राअत हमें इंशाल्लाह बचा रही होगी। बाकी चीज़ें जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत को एक हदफ तो रखना होता है। अगर हुकूमत हदफ भी ना रखे, आपकी विजन भी ना हो, हदफ भी ना हो, तो फिर आगे तो नहीं चला जा सकेगा। सही। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में हमारे साथ ही मौजूद हैं जनाब हसन मुश्तबा साहब, बख्शी साहब भी हैं, ज़िशान मर्चेंट साहब भी हैं। ज़िशान साहब से मैं आगाज़ कर लें। अच्छा, आबिद साहब का शुक्रिया अदा कर देते हैं क्योंकि उनको कुछ बिल्कुल जी हाँ। ज़िशान साहब, कल सर्वे आया और आप पहले भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, किस तरह से अब जो सर्वे है, आपने पिछले साल की भी आपके पास कुछ फहरिस्ती कलम जब गुफ्तगू भी कर रहे थे, और आज क्या फ़र्क और कितना फ़र्क जो है जो ख़ास तौर पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तो ज़राअत तक में आया और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया, जिसमें जो है पाकिस्तान ने क्या परफॉर्म किया है पिछले साल में, उसकी हमने चीज़ों को देखा और अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ में ही F आया है हमारा, और F के बाद भी अगर कोई लेटर होता तो वही आया है हमारा, क्योंकि F+ कर देते। अब F+ कर दीजिए, क्योंकि A* होता है तो F* शायद कर दीजिए आप। हमने अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ में हमारा डिक्लाइन है, चाहे वो रेमिटेंसेस हो, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारा सर्विस सेक्टर है, चाहे वो हमारा जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान से बाहर जो लोग जा रहे हैं उसमें हम A* हो गए हैं, क्योंकि तकरीबन 10 लाख लोग जो है, तो हमें ऐसा लग रहा है 189% का इंक्रीज़ है उसमें। यानी इसका मतलब ये है कि 9 लाख लोग तो जा चुके हैं और अब मज़ीद लोग और जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का जो इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर एक जो जिसको कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, या जो पाकिस्तान के हेल्म्स ऑफ अफेयर पे जो लोग जो पाकिस्तान को चला रहे हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत कम है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट पोजीशन है कि हम 6.1 की ग्रोथ से 0.29% की ग्रोथ पे आए हैं। जब फ्लड आया था तो हमने ये सुना था कि सारे मवेशी जो है वो बह गए हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई मुआवजा हुआ है और मवेशियों में जो है वो 3.9% की ग्रोथ नज़र आई है। तो या तो हम उस वक्त गलत थे या हम आज गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता जो इसाक डार साहब बहुत दफ़ा यूज़ करते रहे हैं, फिगर फजिंग का, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ तो नज़र आती है। वैसे मर्चेंट साहब, काश ऐसा होता कि जिस रफ्तार से लोग बाहर जा रहे हैं उसी रफ्तार से हमारी फिनिश प्रोडक्ट्स बाहर जाती और हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़बरदस्त होती, उनकी क्वालिटी, उनकी पैदावार, कि मैं इतनी हैरान हुई। अब यकीन कीजिए कि 21 टाइम्स
जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया की हमसे ज़्यादा हैं, यानी कि तकरीबन 680 अरब डॉलर की वो करता है, हमारी 32 अरब डॉलर की हैं। आखिर क्या वजह है कि हम इस सेक्टर पर तवज्जो नहीं दे रहे और हम इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स बाहर भेज नहीं पा रहे, आदि भी नहीं? आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो हमने ओवर द ईयर्स देखा है कि हमने ग्रोथ इंपोर्ट करके बढ़ाई है अपनी। हमने इंपोर्ट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया और एक्सपोर्ट के ऊपर हमारी कोशिश रही नहीं। आप अगर पिछले 10 साल का डेटा उठा के देख लें तो कॉन्स्टेंटली हम 25 बिलियन डॉलर और 24 बिलियन डॉलर पे रहे। ये तो एक पिछला साल था जिसमें हमने कोई 30 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया और सर्विसेज को मिला के तकरीबन हम 35 बिलियन डॉलर पे गए। इस दफ़ा अगेन हम 24 या 25 बिलियन डॉलर पे आ जाएंगे। तो हमारा फोकस एक्सपोर्ट्स कभी रहा ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। मुल्क में जब आप कोई भी चीज़, आप अपने घर का जब काम देखते हैं, बजट बनाते हैं, जब आप जैसे इस शो पे आ रहे हैं, जिस शो को कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो सैलरी मिल रही है तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको रिम्यूनरेशन मिले ताकि आप अपने घर को उस हिसाब से चला सकें। हमारा मसला ये है कि हमने इस बजट में 14,500 बिलियन का एक्सपेंडिचर रखा है जी, और उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए हमने कहा कि जी 9,200 टैक्स लेंगे बिलियन, 2,800 नॉन टैक्स लेंगे और बाकी लोन वगैरह ले लेंगे। अभी तो मर्चेंट साहब आप ये बात करें, आप इमेजिन करेंगे कि अभी तो आपने कहा है ना कितने लोग गए हैं, ऐसी इतनी बड़ी तादाद है जो कि यहाँ बैठ के बाहर वालों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन, जो भी हम लोग उस तरीके से काउंट नहीं कर रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हम लोग, कैन यू इमेजिन, जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इंडिया से मंगवाते हैं। क्या हमारी ज़मीन इतनी ज़रखेज़ नहीं है? क्या यहाँ वसाइल की कमी? हमारा मसला ये है कि आप ये समझें कि हम यहाँ पे इतना पोटेंशियल रखते हैं कि आप जो आईटी की बात कर रही हैं, आईटी एक्सपोर्ट की जो बात कर रही हैं, हमारे पास पोटेंशियल जो है वो, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें 40 से 50 बिलियन डॉलर्स का हमारा पोटेंशियल है। क्यों पिछले एक साल में ये 800 से 2 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हो गई थी आईटी की? क्योंकि आपने आईटी की फील्ड को इंडस्ट्री माना नंबर 1, आपने उसमें जो है काम करना शुरू किया, उन्हें जो है आपने मराद दी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास आज तक अपना ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है कि जहाँ से जो रेमिटर है वो डायरेक्ट हमें पाकिस्तान में पैसा भेज दे। हमें वाया एक्सचेंजेस के थ्रू पैसा लाना पड़ता है। हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। स्टेट बैंक इस पे काम कर रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम उस पर कामयाबी हासिल नहीं कर सके। हमारा फोकस होना चाहिए, अगर कोई भी बजट बनाता है तो वो ये देखता है कि यार मेरी रिसोर्सेज कितनी है, उसके हिसाब से बजट बनाया जाता है। ये नहीं होता कि मुझे मिल रहे हैं 1,000 रुपये और मैं खर्च करूँगा 1,500 रुपये। ये कैसे मुमकिन है कि मैं खर्चे को ज़्यादा करूँ और मैं कम रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि मुझे कहीं ना कहीं से वो 500 रुपये को बैलेंस करना है। तो या तो वो लोन लूँगा मैं, या फिर मैं लोन ही ले रहे हैं और ही काम करूँगा। बहरहाल सूरत हाल वही नज़र आ रही है। अच्छा, जमील पराचा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद सिंध के। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का। ये ताजिर जो है एसएमईज़ की जब भी हम बात करते, क्या तवक्को कर रहे हैं आज के बजट को लेकर कि किस तरह से चीज़ें होंगी? कुछ बेहतरी के आसार हैं? क्योंकि ख़ुद ताजिर कह रहे हैं कि पिछले एक साल में कारोबार जो है वो तकरीबन 30-40% कम हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा देखिए, अभी हमें जो है इन्होंने दो से 3 दिन कबल FBR ने एक मीटिंग की थी जिसमें हमें इस्लामाबाद बुलाया था, जिसमें समझ लें कि अशफाक तोला साहब और तारिक पाशा साहब ये सब मीटिंग में मौजूद थे। इन्होंने हमसे पूछा कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं? हमने इनसे कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप एक तो ये रकबे के हिसाब से जो POS की मशीनें लगा रहे हैं आप दुकानों पर, और अब आप जो है 300 स्क्वायर फीट सुनारों पे और फर्नीचर वालों पे 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप सबको नापना छोड़ दें, सबको तोलना छोड़ दें। क्योंकि अगर एक छोटा दुकानदार है वो अगर बहुत ज्यादा कारोबार कर रहा है तो वो तो बच गया POS से, और अगर एक बड़ा दुकानदार है और वो कारोबार तो कम कर रहा है लेकिन उसके रकबे के हिसाब से उसकी दुकान बड़ी है, तो ये ज्यादती होगी उस बड़े दुकानदार के साथ। लिहाजा आप इस हिसाब से छोड़ दें, अभी रकबे के हिसाब से आप ये खत्म कर दें चीजें, क्योंकि बार बार ये लोग जमील साहब ये इनकम टैक्स भी तो नहीं देते ना। अगर ये इनकम टैक्स पे करते तो मामलात फिर यहाँ तक ना पहुँचते। नहीं, इनकम टैक्स पे करते हैं, हमारे पास उसके सबूत है, हमने उन्हें सारी बातें की। फिर हमने इनसे कहा कि
आपने हमें अभी तक कोई फाल जो है वो ऐसा फॉर्म बना के नहीं दिया, जिससे फिर उन्होंने हमें दिखाया कि उर्दू में एक फॉर्म बना दिया गया है जो हर जबान में मिलेगा, जो इलाकाई हर जबान में मिलेगा और आपको आसान तरीके से टैक्स भरना पड़ेगा। हमने कहा हम टैक्स भरने के लिए तैयार हैं। फिर हमने उनसे ये भी मुतालबा किया कि आप जो है वो किसी भी किस्म के नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये जमील साहब एक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा ये बात की जाती है कि जो ताजिर हैं, SMEs हैं, सबसे कम टैक्स उनका होता है, स्मॉल मीडियम का वो टैक्स नहीं है जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में है। आप ये बात कंफर्म कर सकते हैं जितने ताजिर आपके साथ रजिस्टर्ड हैं वो सब फाइलर हैं, वो टैक्स दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये FBR के चेयरमैन ने कहा, जो FBR के चेयरमैन थे शब्बर जैदी साहब, उन्होंने कहा कि पूरा ये समझ लेंगे आप पूरा लाहौर इतना टैक्स नहीं देता जितना लियाकताबाद देता है, सदर देता है। तो सदर में ट्रेडर्स की बात की गई थी, सारे ट्रेडर्स जो है, SMEs जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा टैक्सेस देते हैं। हम तो यकीन ही इस बात पे करते हैं कि अगर टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, टैक्स देने में बेहतरी है। तो हम फाइलर हैं सब, लेकिन जो फाइलर हैं उन्हें ही तंग किया जा रहा है। इसके लिए हमने उनसे कहा, रिक्वेस्ट की है कि जो नॉन फाइलर हैं उनके साथ आप पहले बात करें, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। जो लोग जानबूझ के टैक्स नहीं देते, हमारे साथ उनकी कमेटियां बनाएं, हम आपको नॉन फाइलर की निशानदेही करके उन्हें फाइलर बनवाएंगे आपके साथ। जी सही नहीं तो सर ये तो नॉन फाइलर के लिए सख्ती नहीं कर देनी चाहिए, बात क्या करनी है, जो चोरी टैक्स की कर रहा है उसको तो पेनल्टी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखें जो लोग नॉन फाइलर हैं, मैं तो कहता हूं उनकी अगर वो बावजूद इसके कि इतनी आसानियों के बाद अगर टैक्स नहीं भरते तो फिर उनकी दुकानों पर डिवाइस लगनी चाहिए। सही। तो हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर आप लेकिन हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम कोऑपरेट के लिए तैयार हैं। आज एक्सपेक्टेशन तो यही है कि कोई नए किस्म के टैक्सेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि FBR ने हमसे वादा किया है। अगर उसके बावजूद कोई टैक्स लगे, और क्योंकि हर साल होता यही है, ठीक हो गया। चलें सर, ये वादों के ऊपर जो आप बात करें इस पे हम बात करते हैं। हसन बख्शी साहब मौजूद हैं, आपकी भी मीटिंग हुई है सर वजारत ख़जाना से, और सुरह बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग आपकी 1.5-2 घंटे की हुई है। क्या बातचीत हुई है, क्योंकि बहुत गिला शिकवे पिछले 1 साल में आपके रहे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है, और आप पर यह इल्ज़ाम रहा कि सारा पैसा पाक आके रियल स्टेट में हो रहा है। देखिए बात यह है कि हमारे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर ने बुलाया था और टाइम भी दिया, पूछा भी, और पूछने के बाद अब उम्मीद करते हैं कि आज उस पर कुछ अनाउंसमेंट भी होंगे। बट भाई तकलीफ़ ये नहीं है, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने, उनकी प्रायोरिटीज़ में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया और पॉलिसी बनाई, और तारीख़ में सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में वर्टिकल प्रोजेक्ट्स आए। हुकूमत चेंज हो गई, हमारी जो प्रेजेंट हुकूमत है उसकी प्रायोरिटी में कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसकी प्रायोरिटी में कंस्ट्रक्शन नहीं है, पॉलिसीज़ चेंज हो गई। जैसे कि पहले एक आम आदमी को 5 और 7% पे इंटरेस्ट पे फाइनेंस मिल रहा था तो वो मकान ख़रीद रहा था, इसी तरह हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें कर गई। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, देखिए तकलीफ़ें अपनी जगह सबको हैं, हमने स्टेक होल्डर्स को बिठा के एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो 10 से 20 साल तक चले। ये नहीं हो सकता कि आज मैं अपने बिल्डर की बात करूं कि आधे बिल्डर बैंक्रप्सी की तरफ है। अगर ये उसकी कॉस्ट नीचे नहीं आएगी तो इस पॉलिसी पे भी अमल कैसे होगा? जी बिल्कुल, मैंने ये कह रहा हूं कि हम हर चीज़ को तो नहीं रोक सकते ना, पर कम से कम एक पॉलिसी तो क्लियर हो जाए, उसके बाद जो तकलीफ वक्त के साथ आएगी उसको मिल के बैठ के गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के हल करना पड़ेगा। देखिए अगर ये अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब आज मेरे पास ज़मीन है, मैं नया प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ यार अगले साल होगा क्या, मैं प्रोजेक्ट में 4 मंजिल 20 मंजिल डालने 4 मंजिल पे पहुँचाऊँगा, पॉलिसी चेंज होगी तो मैं तो लोगों से पैसे ले बैठा हूँगा, अपना प्लॉट शुरू कर चुका हूँगा, बैंकों के पैसे ले चुका हूँगा, मैं कहाँ से पे बैक करूँगा? तो वो जो हौसला है ना, वो हौसला ख़त्म हो गया, टूट गया। इसलिए आप इस वक्त जो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मैं समझता हूँ 1/4 भी नहीं रही है जो होनी चाहिए। तो अगेन
जो आपने कहा कि प्राइजेस बढ़ गए, तो देखिए प्राइजेस बढ़ने के लिए पहले हमें डॉलर की स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। डॉलर की स्टेबिलिटी जब आएगी, जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो आज लोग तो गोल्ड खरीद रहे हैं, लोग पैसे बाहर दुबई ले जा रहे हैं, आज लोग कहते हैं कि नहीं डॉलर खरीद लिए जाए, तो नेचुरली ये चीज़ें महंगी होती जाएंगी। जब लोगों को ये फीलर होगा कि नहीं यार अपने मुल्क में पैसे लगाएंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, हम सिक्योर भी रहेंगे और हमारे बच्चे कोई खुश नहीं है इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जाने में, क्योंकि आखिरकार हम वहाँ एक सेकंड ग्रेड सिटीजन है। सर एक मिनट मुकम्मल करो। वहाँ हमारे बच्चे 10 बाय 10 के रूम में रहते हैं, वो कोई खुशहाल नहीं है। चंद लोग होंगे यकीनन प्रोफेशनल डॉक्टर्स, बट कोई खुशी से नहीं जा रहा है। ये जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, कल मैं एक जगह बैठा था तो इस साल सिर्फ कैनेडियन गवर्नमेंट के पास 1.3 मिलियन पाकिस्तानियों ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है। बिल्कुल, तो ये तो ऐसी सूरत हाल है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सर इसमें एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगा हुई, एक साल में स्टील की सिर्फ एक कीमत करें तो वो तकरीबन 1 लाख के करीब पहुँची। तो बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट भी रोके हैं, कुछ बुकिंग थी, अब डिलीवरेंस कुछ और हो गई, तो बहुत से डिफ़ॉल्ट भी कर रहे हैं। अब आपके पास क्या लिस्ट है कि जो मुकम्मल आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों के जो मेंबर्स हैं वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, क्या सिचुएशन है? देखिए इसमें लिस्ट तो हम जब बनाएंगे ना, जब ये एक कहीं आके फ्लैट आउट हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा। ये तो हर रोज़ फ़र्क हो रहा है, इसलिए हम इस पर बात करने के मजाज ही नहीं है। जब तक मैं आपको कह रहा हूँ स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई खुदा ना खास्ता आज जो डिफॉल्ट नहीं है वो कल हो जाएंगे। अभी जो रिसेंट आपकी मीटिंग हुई उसमें कॉन्फिडेंस दिया है इन्होंने आपको? देखिए उन्होंने बिल्कुल कहा हम इंडस्ट्री के साथ खड़े, पर आज अनाउंसमेंट पे पता लगेगा ना कि क्या कहा और क्या करने जा रहे हैं। अच्छा ज़ीशान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताएगा कि सियासी बहरान, मुआशी बहरान ये आपस में जुड़े हुए हैं, बराह रास्त तो उस तरीके से नहीं इफ़ेक्ट किया होगा मुआशी तौर पर सियासी बहरान ने, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इजाफा ज़रूर किया है। आपके ख्याल में अब सूरत हाल किस तरीके से बेहतर हो सकती है, हमें करना क्या है? आपकी नज़र में इसका कोई हल मौजूद है? स्ट्रेटजी या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ज़रूरी है और कोई हल नहीं? देखिए मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, सियासी बहरान की वजह से माशी बहरान है, वरना आज से 1 साल 1.5 साल पहले तो सब सही चल रहा था। मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स आपने कलेक्ट किया था पिछले सालों में, यानी जो 2022-21 का साल था, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया था आपने। तो अब क्या हो गया? यानी सवाल ये है कि जब सियासी बहरान आता है तो वो माशी बहरान को साथ लेके आता है। प्रॉब्लम ये है, अब अगर आप मुझसे सोल्यूशन पूछें, हमें अगर अपनी इकॉनमी को किक स्टार्ट करना है तो हमें कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसमें एक स्टेप, हम अपना टैक्स रेट को कम करें। उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप टैक्स रेट कम करेंगे तो टैक्स की चोरी भी कम होगी और टैक्स नेट भी बढ़ जाएगा, जिसको आप टैक्स बेस, जिसके पीछे हम साल बात करते हैं, रेट की भी स्टिमुलेटिव। मैं आपको आता हूं, मैं आपको दूसरा, हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। हम बिजनेस नहीं कर सकते 22% पे, मुमकिन नहीं है। तीसरा, हमें जो है यहाँ पे लोगों को ये कहना पड़ेगा कि एक ब्लैंकेट उनको ऑप्शन देना पड़ेगा कि जिसके पास जितना भी पैसा है वो बिजनेसेस में लगाए, हम सोर्स नहीं पूछेंगे अगर आपको इकोनॉमी चलानी है। उनको एक वन टाइम आपको ब्लैंकेट एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के पास, जैसे अभी हसन भाई बता रहे थे कि लोगों ने डॉलर्स और गोल्ड खरीद के रख लिया है अपने पास। वो क्यों रखा है? कि उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए। आप मुझे कॉन्फिडेंस देंगे यार मैं खुल कर काम करूं, मुझे कोई नहीं पूछेगा। यहाँ जब मैं काम शुरू करता हूँ, हसन भाई जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, भी हुई, उससे पहले भी हुई, मुसलसल हो रही, एक फायदा तो फिर भी मैं बताता हूँ ना आपको। मैंने कल भी आप ही के प्रोग्राम पे बात की, आपके चैनल पे बात की थी कि हमें सच बोलना पड़ेगा, हमें सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। देखिए हम रॉक बॉटम पे खड़े हुए हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि हम यानी इमरजेंसी क्राइसिस में आ जाएंगे। अब यहाँ से ऊपर आने का तरीका ये है कि लोगों को के पास जाएं, अपने लोगों के पास जाएं। IMF के पास हम बात करते हैं कि IMF के पास हमने टोन देखा है फाइनेंस मिनिस्टर का, धमकियाना टोन, फिर कहा मेरे पास इतने सारे प्लान्स हैं। प्लीज़ हमें एजुकेट करें कि वो प्लान्स क्या हैं, ताकि हमें डार्क में तो ना रखें। इसमें ज़ीशान साहब एक बड़ा किरदार ग्रे मार्केट का भी है और स्मगलिंग का भी है। बिल्कुल है। आपने इंपोर्ट को रोका, सारा माल स्मगल होकर आने लगा। मेरे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। मैं टैक्स की प्रैक्टिस करता हूं। मेरे पास मेरे क्लाइंट्स जब जुलाई में आए थे पिछले साल, तो मुझसे कहते थे कि हमारे पास 2 महीने का रॉ मटीरियल है। वो मेरे पास जनवरी में आए, तब भी कह रहे हैं कि 2 महीने का रॉ मटीरियल बाकी है। इसका मतलब है कहीं से तो वो रॉ मटीरियल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इंपोर्ट को बैन करके स्मगलिंग को इनकरेज किया,
जो टैक्स और ड्यूटीज हमें इंपोर्ट से मिल सकती थी, वो टैक्स और ड्यूटीज हमें नहीं मिले। हमें ऐसे डिसीजंस लेने हैं कि जहां से पहले तो ये समझने की जरूरत है ना ज़ीशान साहब कि हमारा मकसद क्या होगा। अगर तो हमें अपनी मुआशी तरक्की का पहिया चलाना है तो इंपोर्ट्स के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। जमील साहब, इसका जवाब आप दे दीजिए। इस साल अगर हमें तरक्की करनी है तो तरजीह तरक्की रखनी होगी या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी लाना? जी जरा दोबारा बताएं मुझे, आवाज। मुझे ये बताइएगा कि इंपोर्ट्स के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। इस साल तरक्की तरजीह होनी चाहिए या फिर करंट अकाउंट खसारे में कमी? नहीं नहीं, बिल्कुल तरक्की करनी चाहिए। देखें, हेलो जी जी जमील साहब आ रही है आपकी आवाज, आप कहिए। जी देखें, बात यह है कि जो वादे किए जाते हैं वो वफा नहीं किए जाते। वादे ये होता है, देखें पिछले सालों में भी हमसे मीटिंग्स तो बहुत ज्यादा हुई हैं इन सारे मामलात पे, लेकिन बाद में ताजिर सर पकड़ के रह जाते हैं जब अनाउंसमेंट होती है। आज अल्लाह करे कुछ अच्छी अनाउंसमेंट हो जाए ताकि हम सब उस जगह पे चलें जहां हमें टैक्स देने हैं, जहां हम लोग उस तरह से चलें जिस तरह से हम मुल्क की भी खिदमत कर सकें और अपने कारोबार को भी चला सकें। आज कारोबार का ये हाल है, आप यकीन करें कि लोग कसाद बाजारी और मंदी का शिकार हो गए सिर्फ इस सियासी सूरत हाल की वजह से। तो ये सियासी सूरत हाल ठीक हो, तमाम मामला दुरुस्त हो, तो फिर हम ये समझ लें कि फिर ये मुल्क ताजिर बिरादरी इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जब ये चलेंगे इंशाल्लाह अच्छी तरह से कारोबार होगा तो फिर सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। हम तो कहते हैं कि इतने आप जो IMF से कर्जे लेते हैं, जो IMF के कहने पे आप लगाए चले जा रहे हैं ये नए टैक्सेस, जो IMF के कहने पे ये रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, ये बिजली के रेट बढ़ाए जाते हैं, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, ये IMF के बात छोड़कर आप अपने लोगों से एक जैसे पहले एक मर्तबा हुआ है कि आप लोगों से कहें कि जी हम बिल्कुल ये अपने तय करना होगा। लेकिन एक जो तजवीज़ अभी ज़ीशान साहब दे रहे थे, हसन बख्शी साहब, कि फिर MNST की ज़रूरत है। अब मेरे ख्याल में आपकी शायद तामीराती शोबे की बात की थी, 1.9 ग्रोथ शायद इस साल हुई है और जो रखी गई थी वो कम थी। अब क्या एक और MNST से आपका जो सेक्टर है वो फिर बेहतर होगा? MNST में सबसे ज़्यादा आपके सेक्टर को फ़ायदा माजी में तो होता रहा है, अगर कुछ ऐसा हो तो हो सकता है। MNST स्कीम्स जब भी आती हैं जी, मैं हसन बख्शी साहब से जानना चाह रहा था पराज साहब। जी हसन बख्शी साहब, देखिए मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमारे सेक्टर के लिए नहीं जी, आज पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है ना, उसको भी दे दे MNST। आज पाकिस्तान में कोई काम खोलना, देखिए पाकिस्तान में इस वक्त ना सिर्फ पैसे की, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की, पाकिस्तान में टैक्स की, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी की ज़रूरत है। ये समझे जो पाकिस्तानी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैसा रोज़ निकाल के बाहर ले जा रहे हैं। ये अपना एंटरप्रेन्योरशिप का तजुर्बा रोज़ निकल के बाहर जा रहा है। तो ये अफसोस था, इसको लाना, एक बार गई हुई चीज़ को वापस लाना मुश्किल है। आप काम करने दें। देखें आप, मैं ये समझता हूँ और हमने खर्चे भी अपने कम करने पड़ेंगे। जो हकीकत बात है, कब तक कर्ज पे चलेंगे या उसके सूद पे चलेंगे? हमने अपने बेल्ट टाइट करने पड़ेंगे, हमने स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी, हमने कारोबार खुल के इजाज़त देनी पड़ेगी। करो भाई, ये करके दो। स्टेक होल्डर्स को बिठाना पड़ेगा, साथ मिलाना पड़ेगा, इस मुल्क की ओनरशिप में उनको शेयर देना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम आइसोलेशन में हैं। स्टेक होल्डर्स के साथ भी बैठना है, सख्त फैसले भी और पाकिस्तानियों के लिए फैसले भी लेना बहुत ज़रूरी है। हसन बख्शी साहब, फॉर्मर चेयरमैन आबाद, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ीशान मचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ीशान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जमील पराजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये साल पाकिस्तान की मुआशी तारीख का बदतरीन साल साबित हुआ है। तारीख में सिर्फ 3 बार मुआशी तरक्की की रफ्तार 1% से कम रही है और इस बार 0.3% रही है। ज़रा जायज़ा लेते हैं, 21वीं सदी के पाकिस्तान का मुआशी तरक्की औसतन सबसे ज़्यादा मुशर्रफ दौर में बढ़ी, जो कि 2000 से 2008 के दरमियान 5.2% थी। इसके बाद अब नून लीग की बात करते हैं, फिर PDM इत्तेहाद में ये सबसे ज़्यादा गिरी। अगर PDM और दौर में किसी चीज़ में तरक्की सबसे ज़्यादा हुई तो वो महंगाई थी। सालाना महंगाई की शरह 29% रही है, जबकि कम से कम महंगाई अगर देखी जाए तो वो मुस्लिम लीग दौर में हुई है। ये वो दौर था जब तेल की कीमतें इंतहाई कम थी। इस सारी सूरत हाल में दिलचस्प बात यह है कि जब भी
तरक्की होती है तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है। मुशर्रफ दौर की बात कीजिए तो इंतहाई सतह यहाँ पर 3.9% था, जबकि इस साल डॉलर ना होने और दरामदात पर सख्ती से ये 1% पर आ गया है। सिचुएशन आपके सामने है, पीछे आपके चार्ट भी देख सकते हैं। यानी जब भी तरक्की होगी दरामदात से होगी, जब से करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। और अब आखिर में आते हैं हुकूमती आमदन और ख़र्चों के दरमियान फ़र्क, यानी कि मालियाती खसारा। मुशर्रफ दौर में ये सबसे कम रहा, जबकि बाकी तमाम हुकूमतें आमदन से काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती नज़र आई हैं। अब देखते हैं कि इस बजट में हुकूमत खर्चे कम करती है या ज़्यादा, जिसकी मुझे तो तवक्को नहीं है कि वो कम करेगी। अब इस ट्रांसमिशन के सिलसिले में हमारे मेहमान भी आपको ज्वाइन करेंगे और मेरे साथी एंकर मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान इस वक्त आपकी खिदमत के लिए बिल्कुल मौजूद हैं, तैयार हैं। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद से सहरिश, आप पूरे आदाद शुमार के मुताबिक चीज़ें बता रही थी कि किस दौरे हुकूमत में क्या रहा है। सुमैया रिजवान ने भी हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है और ज़फ़र मोतीवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ भी इकोनॉमी पे बात करेंगे, ख़ासतौर पर स्टॉक के हवाले से, स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल रही है और आगे क्या मुस्तकबिल हो सकता है, उस पर भी बात होगी। लेकिन कल से बार बार एक बात हो रही है सुमैया कि इक्तिसादी सर्वे जो आया है उसमें जितने भी तखमीने रखे गए थे वो सब कम हुए हैं, चीज़ें कम हुई हैं। लेकिन एक चीज़ में पाकिस्तान ने तरक्की भी की है, तादाद भी बढ़ी है, और वो है पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये कल इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद के अंदर इजाफा हुआ है। ये बाकायदा सर्वे रिपोर्ट, आप हंस रही हैं, नहीं मजेदार सर्वे रिपोर्ट है, खैर हम उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में गधों की तादाद में 1 लाख गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। हर चीज़, ज़राअत की बात की जा रही थी, सिवाय वीट के बाकी हर चीज़ का कहा गया कि बहुत ज़्यादा कॉटन की क्रॉप काफ़ी कम रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, सर्विसेज की बात की जाए, उसमें कंस्ट्रक्शन था, हर चीज़ जो इन्वेस्टमेंट थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, लोकल इन्वेस्टमेंट थी, हर चीज़ में कमी हुई है। लेकिन जिस एक चीज़ में इजाफा हुआ है वो बहरहाल चलें ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपने बड़ी कोई ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है, मुदस्सिर लेके बैठे हुए थे इन्फॉर्मेशन। और इत्तेहादी हुकूमत और शहबाज शरीफ का ये दूसरा बजट है जिसमें रिलीफ कम नज़र आता है। अलबत्ता तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि इलेक्शन बजट नहीं होगा क्योंकि हुकूमत कुछ ना कुछ कोशिश करेगी कि रिलीफ दे सके। लेकिन IMF के जो एक प्रोग्राम है उसमें ना होते हुए दिया जा रहा है। अब ये हो पाएगा? 30 जून को ख़त्म हो रहा है, क्या सूरत हाल बनेगी, कितने टैक्सेस आयद होंगे या क्या होगा इस बजट में? ज़फ़र मोतीवाला साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं, और मुज़म्मिल साहब भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़फ़र मोतीवाला साहब, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं आप इस आने वाले बजट को, जिसमें जो मुआशी तरक्की की शरह है वो हम कम देख रहे हैं, महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर है, क्या कोई रिलीफ हो पाएगा इस बजट में आपके ख्याल में आवाम के लिए? देखिए, पहले तो आप ये क्लेरिफाई करना चाहिए कि इलेक्शन बजट उसको कहते हैं कि जिसमें इलेक्शन जिस साल होने के होते हैं तो उसके अंदर वो रिलीफ देती है गवर्नमेंट। अब वो वक्त नहीं रहा है क्योंकि IMF आपके एक एक स्टेप को वॉच कर रही है। उस स्टेप्स के इम्प्लीमेंटेशन तक आपको कहा है कि जब इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद हम ये आखिरी ट्रांचे जो होगी 8वीं उसको हम देंगे। तो ये इधर रिलीफ का वर्ड तो आप बिल्कुल भूल जाएं। अभी जो अभी आप पॉलिटिकल कुछ न्यूज़ दे रहे थे, इससे पहले मुदस्सिर ने कहा कि वो 1 लाख गधे पैदा हुए हैं, वो भी अभी ये लाइफ स्टॉक में गिनते हैं, जबकि उसकी एफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता गधों की कम हो रही है। लेकिन मुदस्सिर ने ये नहीं कहा है कि वो पाकिस्तानी जो पैदा हो रहे हैं अनपढ़ जाहिल जो अभी और क्वांटिटी बढ़ रही है वो भी तो इसी सिमिलर लाइफ स्टॉक में आता है, क्योंकि उनके पास वो कोई हुनर नहीं है, उनके पास वो कोई एबिलिटी नहीं है कि भाई ये आपके मुल्क को एक प्रोग्रेस दे सकें, एक फैक्ट्रियों में काम कर सकें। उनके लिए जॉब क्रिएट इजी हो जाती है अगर वो उनके पास कोई हुनर होता। कई मरतबा जब उमर अयूब अपना बजट के दे रहे होते थे हम जाते थे तो मैं यूँ कहता था आप लोग नौकरियां नहीं दे रहे लोगों को। तो नौकरियां, भाई मैंने कहा आप एक गधा गाड़ी चलाने वाले को आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम स्पोर्ट्स कार में बिठा दें? आप उनको स्किल तो दो। अगर वो स्किल ही नहीं दे रहे तो फिर उसकी जॉब क्रिएट नहीं होगी। और जॉबें क्रिएट होती हैं जब 7.5-8% GDP होता है, तब जॉब क्रिएट होती है। 15 लाख बच्चा आता है हर साल मार्केट में, तो जब 15 लाख बच्चों के लिए जॉब क्रिएट करना इम्पॉसिबल है इतनी कम उस पर। आप देखिए अभी आपके जो पहली महविश थी वो यही कह रही थी कि मुशर्रफ के टाइम की अच्छी बातें, तो वो हम आप 4 फिगर ही ले लेते ना मुशर्रफ के टाइम के, तो आपको पूरी
फिगर्स आपको ख़त्म कर देती वो चारों फिगर। पहला 2.5% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। दूसरा अपना 7.5 GDP, जो लोग कहते हैं नहीं था, मैं कहता हूँ 7% गिनो एवरेज वो। तीसरा 60-61 पर डॉलर, आप दुनिया में आपका नाम हो गया था, लोग जो है ना ट्रैवलिंग कर रहे थे, लोग परचेजिंग कर रहे थे, फील गुड एलिमेंट हो गया। चौथा सेल्फ असेसमेंट थी, तो लोगों को मैंने अपनी आंखों से लाइनों में लगते देखा कि भाई हमें टैक्स पेयर बना दो, हम टैक्स भरना चाह रहे हैं। हम उनकी मर्जी होती थी कि वो अपना ही खुद असेसमेंट करते और टैक्स भरते। तो ये मुशर्रफ के ये फिगर्स देख लें और इसके बाद आने वाली हर हुकूमत के फिगर्स देख लें, तो आपको सबसे तकलीफ वाले फिगर्स यहाँ नज़र आएंगे। और ये जो आपको मुझे भी शौक है कि मैं नई रोल्स रॉयस ले लूँ या मैं एयरक्राफ्ट लूँ छोटा वाला, तो लेकिन आपको अपनी जेब देखनी होती है। अब ये किस तरह ये एक्सपेंसेस जो ये करने चाह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपना पैसे बढ़ाने के लिए, अपना और ख़र्चा करने के लिए, ये पैसे तो है नहीं, खजाना तो खाली है, रेवेन्यू कोई और जगह से मिलेगा नहीं। ये खाली ये होगा कि जहाँ 12 लिखा हुआ है तो उसके 2 को ये मिटाकर उधर 5 कर देंगे कहीं, और 2 को मिटाकर 8 कर देंगे। ये आपके टोटल बजट की अभी है सिचुएशन। रिलीफ का नाम इस बजट में आप ले ही नहीं, क्योंकि रिलीफ कोई एंगल से नहीं मिलेगा। तो रिलीफ वाला एलिमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, हम स्टॉक के हवाले से भी बात करते हैं जफ़र साहब, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ इस वक्त जो माशी आशारियाँ उन पर बार बार बात हो रही थी। तो एहसन मलिक साहब आपसे कि एक जानिब जो है बजट है वो 14,000 अरब प्लस का है, हमारे जो अहदाफ रखे गए हैं यानी कि हम कमाएंगे वो 9,200 रेवेन्यू टैक्स के हवाले से, फिर 2,000 बगैर गैर टैक्स के हवाले से है, यानी हमने तकरीबन 3-4-5 हज़ार का वो रखा हुआ है कि हम खर्च करेंगे। आमदन हमारी जो है वो 10,000 भी नहीं है। तो ये किस किस्म का हमेशा खसारे का बजट, और फिर ये रखा जाता है कि यहाँ से कर्ज वहाँ से कर्ज, तो उस कर्ज को लेने के बाद देना कैसे, ये तो मालूम नहीं है। एक घर का बजट ऐसे नहीं होता। तो मुल्कों के हमेशा साल पाकिस्तान में बजट क्यों बनते हैं ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये खसारे, लेकिन 75 सालों से जब भी बजट तकरीर ख़त्म होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि अवाम दोस्त बजट है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बिजनेसमैन के लिए अच्छा बजट है। बट अनफॉर्चुनेटली हमेशा चीज़ों को निगलेक्ट किया जाता है। मैं ज़फ़र मोतीवाला साहब से बिल्कुल एग्री करूँगा कि जो मुशर्रफ दौर की वो बातचीत कर रहे हैं, बेसिकली हमने एक्सपेरिमेंट कर करके हमने पाकिस्तान को यहाँ पे पहुँचा दिया है। अब जो 9,200 अरब का आपने टारगेट रखा है, अगर टेक्निकली इसको देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। पिछले साल आपका जो था वो 7,400 अरब था। तो जो इन्फ्लेशन है, अगर आप 20% रेज देखें तो वो इसके प्लस माइनस है, तो वो एक्सेप्टेबल भी है और मैनेजेबल भी है। बट उसके लिए FBR में टैक्स रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और लोगों को एजुकेट और FBR की तरफ से एक पॉजिटिव मीडिया कैंपेन करने की ज़रूरत है। प्लस गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करने की ज़रूरत है ताकि आप चीज़ों को मीट कर सकें, और प्लस जो इस वक्त इन्फ्लेशन है उसको हम बेहतर तरीके से हैंडल करें। अब बात ये है, सुबह से मैं काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे जा चुका हूँ, हर तरफ हम ये फिगर, आम आदमी का इन फिगर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो रिलीफ की बात कर रहा है और वो ये चाहता है कि उसे रिलीफ मिले। अब बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जिनको गवर्नमेंट डिलीवर करने में फेल हो रही है। लाइक अभी जैसे हम सुन रहे हैं बम्पर वीट हुई है, अब वो वीट का जो इम्पैक्ट है आम आदमी तक वो नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? पिछले दिनों में 25 से 30 रुपए पेट्रोल नीचे आया, उसका इम्पैक्ट आम पब्लिक पे नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? प्लस दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है कि अब जिस जगह पे हम पहुँच गए हैं, हमें पॉलिटिकल डिसीजन से हटके इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं और एक रोड मैप देना है जो आने वाले 5 सालों के लिए हो। IMF का ये जो बजट है,
अगर आप देखें स्टार्ट में जो बातचीत हो रही थी उसमें ये लग रहा था कि ये हमें को रिलीफ देंगे बजट में, बट क्योंकि अपेरेंटली 9 मई के बाद ये लग रहा है कि अगली गवर्नमेंट भी इसी के साथ ही प्लस माइनस बनेगी और इनको 10th रिव्यू में जाना पड़ेगा। तो अब इन्होंने IMF को सामने रखते हुए कंसल्ट करते हुए जो बजट देना है, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि आपके पास गवर्नमेंट के पास अभी भी ऐसे कुशन एरियाज मौजूद हैं, मतलब अनडॉक्यूमेंटेड एरियाज जो हैं सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में, आप उनसे अच्छा टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बट हमारे जो FBR के अदारे में चीफ कमिश्नर साहिबान हैं वो सोए हुए हैं। आप एग्रीकल्चर में अच्छी रेवोल्यूशन ला सकते हैं, फॉरेन रेमिटेंस रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं आप, उससे आपको डायरेक्ट FDI मिल सकती है। जो हालांकि इकोनॉमिक टीम तारिक बाजवा साहब बहुत लर्नड आदमी हैं और चीज़ों को बहुत गहरी नज़र है उनकी, बट समहाउ जो इस वक्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। एक चीज और है ना सर, ये मुल्क तो जो नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनकी जन्नत है, उन पे आप टैक्स की शरह बढ़ाते हैं, लेकिन वो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि जो नॉन फाइलर है ना वो कुछ कारोबार करे, ना वो कुछ खरीद सके, ना वो कुछ बेच सके। सख्तियाँ तो फिर ऐसी होनी चाहिए, जो सैलरीड पर्सन है, जो ऑलरेडी टैक्स के सिस्टम में मौजूद है, बोझ तो उस पर ही पड़ता है हर साल। बिल्कुल सहरिश, आप ठीक कह रही हैं। मैं ये 2 जगह पे और भी बात कर चुका हूँ कि 24 करोड़ का जो बोझ है वो 35 लाख फाइलर उठा रहे हैं। खुदारा इस बजट में आप इन फाइलर जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको रिलीफ दें और जो नॉन फाइलर्स हैं उनको सिस्टम में लेकर आए। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। एहसन साहब थोड़ा और अभी मेहमानों को मौका देते हैं, फिर दोबारा से आपकी तरफ आएंगे। मुजम्मिल, आप किस तरह देख रहे हैं इस बजट को, जिसमें महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, टैक्सेस की शरह को मजीद बढ़ाया जाएगा, फिर हम जो रिलीफ की बातें करते हैं वो तो फिर बातें ही है ना सिर्फ, ये क्या हुकूमत लग तो नहीं रहा कि कुछ रिलीफ दे पाएगी इस बजट में आवाम को? देखिए, अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है वो अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी है पाकिस्तान में कि आप कोई प्रैग्मेटिक एस्टिमेट लगा ही नहीं सकते कि ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है। जिस तरह से अभी आपने भी बात की, टैक्स फाइलर्स जो हैं पूरे मुल्क में, जो 24 करोड़ का मुल्क है, सिर्फ 3 मिलियन है। अब 30 से 35 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ एक सिटीजनशिप इस तरह की रखते हैं जो कि ऑब्लिगेटरी है, जो कि हर किसी की जिस तरह की होनी चाहिए। और उसके अलावा वो सब लोग जो बेनिफिशरी हैं इस सारे निज़ाम के, उनके ऊपर स्क्रूटनी होती नहीं है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि सागदार साहब का अभी 2 दिन पहले का जो एड्रेस है, जिसमें सर्वे रिपोर्ट वो अनाउंस कर रहे थे, तो उसमें भी वो एक हैंगओवर में लगते हैं कि वो 2013 की पॉलिसीज को भूल नहीं रहे और कह रहे हैं कि तब हमारी हुकूमत बहुत सुनहरी दौर में आई थी, बहुत बड़े बड़े काम थे। तो वो लगता ये है कि वो 2013 और 17 की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जो 2021-22 के बाद हमारी गवर्नमेंट आई है, ये तो हमारी असल में है ही नहीं, जो मरियम साहिबा का मौक़िफ़ ही है। तो पहली चीज़ ये है कि वो ओन नहीं कर रहे इस सारे डिज़ास्टर को जो पिछले 1 से 1.5 साल में मज़ीद इंटेंसिफाई हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पहले PTI की गवर्नमेंट में नहीं हुआ था, उन्होंने भी 76% लोन लिया था 70 साल का 3 सालों में, और इस गवर्नमेंट ने 1 साल में 36% ले लिया है पाकिस्तान की पूरी तारीख का लोन। तो उसी स्पीड से ये एक दूसरे के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कि हम ज़्यादा कर्जा लेंगे पहले वाली से, और अगली गवर्नमेंट आके कहती है हम ज़्यादा लेंगे। तो अब लगता यही है कि जब अगस्त में असम्बलीज प्रोबेबली डिसॉल्व की जाएंगी और उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप आएगा, मलबा उसके ऊपर डाला जाएगा। उसकी वजह यह है कि फिलहाल जो इकोनॉमिक मेल परफॉर्मेंस है, इसको ऑन करने को कोई तैयार नहीं है। आगे जो ग्रोथ का टारगेट है वो 3.5 रखा जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि अभी 10% पाकिस्तानीज अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, विच इज़ वन ऑफ द टॉप 5 जो दुनिया भर में कंट्रीज हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अब इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, और सबसे बड़ा जो रॉट है हमारा वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ऐसा होता ही नहीं पाकिस्तान में कि सियासी पुख्तगी पैदा हो जाए। पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं कोई ना कोई एक पार्टी सड़क पे बैठी हुई है, धरने दे रही है, जलाओ घेराव कर रही है, पार्लियामान की तौकीर किसी को याद नहीं है, उधर बैठ के फैसले नहीं होते। तो इसे इंस्टेबिलिटी ने जितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप पॉलिटिक्स को इकोनॉमी से डाइवोर्स कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं इसको। पॉलिसीज जो हैं वो मुजम्मिल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो उसमें कुछ है ही नहीं, मामला बार बार चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से खुद परेशान हैं लोग। इस पर मजीद बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन और इससे मुल्हिका जो मामला है उस पर भी अब टैक्स बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ओवरसीज़ के लिए अब टैक्स की कमी हुई है।
हमें यहाँ पर कुछ मजीद भी खबरें हैं जो सामने आ रही हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से। जब भी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो जितना रखा गया था उससे बहुत कम हुआ है। अभी इन्वेस्टमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान स्टॉक की बात करते हैं तो जफ़र साहब, पाकिस्तान स्टॉक का आप समझते हैं पिछले साल जो 22-23 का है वो कदर बेहतर है, और 23-24 में जो अभी कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या तवक्कुआत हो रही हैं पाकिस्तान स्टॉक से? भाई हमने तवक्कुआत रखनी अब छोड़ दी हैं, क्योंकि अच्छा। फिर वो कहते हैं ना, वो एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं और इस्लाम भी कहता है कि एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखो। तो एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं और फिर पीछे से थप्पड़ आती है। अब ये है कि 80 बिलियन से ऊपर की मार्केट थी यूएस डॉलर में, अब वो श्रिंक होकर 21-22 बिलियन डॉलर की हो गई है, क्योंकि करेंसी के जो हमें तबाहियाँ देखते हैं, ये देखें ना, अभी आपके प्रोग्राम में ये आया है कि क्रेडिट कार्ड पर ये परसेंटेज बढ़ा रहे हैं जो डॉलर की। 8 दिन पहले गवर्नमेंट की कंफ्यूजन भी देखें, इन्होंने अलाउ किया था कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकती है इंटरबैंक के प्राइस पर। अब वही इंटरबैंक के प्राइस पर जो नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, वो ये 5% टैक्स लगाकर फिलअप करेंगे। तो ये जो है, ये वही है कि आपका सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, एक चीज़ बता रहा है कि ये खराबियाँ हो चुकी हैं, और आप बजट में बताओगे कि ये अच्छाइयाँ हो जाएंगी। ये तजाद है, इट्स लाइक अ टोटल ऑपोजिट। आप जब कहते हो कि हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का, अभी आपने नॉन फाइलर्स की बात की, कोई टेलीविजन चैनल पर मुझे पूछा गया कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा, मैंने कहा सबसे ज़्यादा खुश होता है नॉन फाइलर कि जिसको ना कुछ पूछना है, जिसको ये फिक्र ही नहीं है कि कहाँ हॉस्पिटल बन रहा है उसके पैसे से, कहाँ स्कूल बनेंगे उसके पैसे से, कौन सा रोड बनेगा उसके पैसे से, कौन सी सीवरेज लाइनें डलेंगी, कौन सी फैक्ट्री के आगे पीछे मजदूरी के काम मिलेंगे लोगों को कंस्ट्रक्शन का। तो ये जो उसकी फील गुड एलिमेंट है ना, वो फाइलर को होती ही नहीं, क्योंकि देखिए अभी आपके प्रोग्राम में ये सब कह रहे हैं कि भाई यही 3 मिलियन जो फाइलर हैं, इन्हीं पर बोझ आ रहा है, इन्हीं पर हर चीज़ आ रही है, और 3 मिलियन फाइलर में भी छोटे टैक्स फाइलर मेरे ख्याल में 2 मिलियन होंगे। ये कहानी 1 मिलियन जो बिग हैं, जो बिग बॉयज़ हैं, उनके ऊपर ही आती है। बल्कि मोस्टली तो तकरीबन 300-350 जो फाइलर्स उनके हवाले से कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का मोस्टली तो वो टैक्स देते हैं, फिर बहुत बड़ा रेवेन्यू हम इंपोर्ट से वो चीज़ें कर रहे होते हैं, और बाकी सही बात है कि आप 2.5-3 मिलियन तो वो लोग हैं जो बाकी उस नेट में तो ज़रूर है, लेकिन उनका उतना जो स्केल है कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिल्कुल उसका है, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। और वो जो है उनका अब जो मसला यही है पाकिस्तान का कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत है, कि आपने दूध का एक डब्बा लिया तो उस पर लग गया, आपने ये जो है ना, ये गरीब आदमी को मारता है। देखिए पिछली सब हुकूमत जो थी ना, वो एक चीज़ खास कर ख्याल रखती थी कि फूड सप्लाई सिक्योरिटी दे और फूड को सस्ता रखे, जो इनकी एसेंशियल आइटम्स है। वो फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान में, मैं गधे तो नहीं कहूँगा, पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन बढ़ी है तो वो फूड सिक्योरिटी ख़त्म हो गई है। ऐसे ही। अब जब फूड सिक्योरिटी ख़त्म हुई है तो हर रोज़ आपको चावल के अलग भाव मिल रहे हैं, आटे के अलग भाव मिल रहे हैं। इतनी कसमोपुरसी से जब ये पंजाब में फ्री आटा दे रहे थे तो एक बुजुर्ग से पूछा गया, तो उसने कहा भाई हम इनसे कह रहे हैं हमें आटा दे दो, हम इनसे मक्खन नहीं मांग रहे। यानी उसने कहा कि मैं अपनी बेसिक एसेंशियल्स मांग रहा हूँ, मैं आपसे वो नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे कोई आउट ऑफ द वे कोई आप। यही तो प्रॉब्लम है ना सर कि यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को इतना बढ़ा दिया गया है कि वो जिंदगी गुजारना जो है वो मुश्किल हो गया है। पॉइंट टेकन। एहसन साहब, अब जब हम बात करते हैं कि जी कॉस्ट बढ़ गई है हर चीज़ की, अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट है डेफिनेटली, जो मुल्क के हालात को देखकर इन्वेस्टर्स जो हैं वो घबरा रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने से। फिर आपने जिस तरह बात की कि जो एक फॉरेन इन्वेस्टर होता है, जब वो आता है वहाँ से पैसा आता है, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है मुल्क को। लेकिन जब हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट भी मुल्क में होता है सूरत हाल को देखते हुए, तो कितना मुतासर होता है रियल एस्टेट का बिजनेस और कितना हुआ है मुतासर। और अभी ये जो साथ में ये भी अगर सुमैया मैं ऐड कर दूँ आपकी इजाज़त से, साहब अभी जो खबर हम दे रहे थे कि एक तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो थोड़ा टैक्स बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए विद होल्डिंग में भी कुछ कमी की जा रही है, बाकी चीज़ों में, इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? मुदस्सिर, बात ये है कि आपकी पॉलिसीज़ बेसिकली डिटरमिन करती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट
अट्रैक्ट होगी पाकिस्तान के लिए या नहीं, या वो लोग पुर्तगाल, टर्की, मलेशिया जाएंगे। अगर ये गवर्नमेंट ने फिर ऐसे मेजर्स लिए कि रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स करने की मजीद कोशिश की, तो लोग तो शायद औखे सौखे टाइम गुजार लेंगे, इस गवर्नमेंट से टाइम गुजारना मुश्किल हो जाएगा। उसकी एक और वजह सबसे बड़ी ये होगी कि इनके अपने रेवेन्यूज में शॉर्टफॉल पिछले साल भी आई है और अब भी आएगी। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? एक ट्रस्ट डेफिसिट, बिल्कुल सैरिश ने ठीक कहा, बट आपके मुल्क में ऐसी पॉलिसीज हैं। आप सैरिश कहते या तो आपको शायद लगता है कि इनका पता है आपके 2 ID कार्ड। जी हसन भाई, जी मलिक साहब। नहीं, मुझे बताया तो सॉरी और बात ये है, आपने सेक्शन 111 इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, हाँ। जिस पे पाकिस्तान पैसे भिजवाने की लिमिट लगाई हुई है। खुदारा उसको खत्म करें। सर अभी वो खबर में पढ़ रही थी, सॉरी टू कट यू, कि अब $1 लाख मुल्क में लाने की जो इजाजत है वो देने का फैसला कर रही है हुकूमत के। अब जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो $1 लाख मुल्क में ला सकेंगे, ये खबर सामने आ रही है। शुक्र है इन्होंने को ये हमारी तजावीज भी गई थी, शुक्र है को थोड़ी सी भी अकल सेंस प्रवेल की है, और मैं ये समझता हूँ इसका क्रेडिट तारिक बाजवा साहब को जाता है, क्योंकि हमने बड़ा उनको समझाया था इस टॉपिक पे। अब एक और इशू भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जब आएगी और अगर उसको जरूरत पड़े तो वो पैसे बाहर ले जाने का भी तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। अब अगर आप पैसे भेज दें और यहाँ से ना लेके जाएं तो कौन पाकिस्तान में पैसे भेजेगा? सही बात है। बेसिकली हमारे फॉरेन फंड्स चले गए थे। जी मैं मुद्दे से कहना चाह रहा हूँ। जी जफर साहब, आप फॉरेन फंड्स के हवाले से बात कर रहे हैं। यही ट्रेजेडी हुई ना हमारे साथ कि वो जो पैसे ला रहे थे फॉरेन फंड्स, वो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी से वीक करेंसी में कन्वर्ट होते थे। जब वीक करेंसी में कन्वर्ट होते थे, स्टॉक एक्सचेंज चाहे जितना नफ़ा उनको दे दे, जब वो वापस लेकर जाते थे अपने कंट्री में, तो वो नफ़ा करेंसी की वीकनेस की वजह से उनका धुल जाता था। अभी ये जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह कह रहे हैं कि फॉरेन पाकिस्तानी जो है वो किसी भी तरह वापस हमारी तरफ आए, क्योंकि इनको आइडिया हो गया कि रिमिटेंस कम हो रही है। अच्छा, उनको भी एक शक है कि भाई ये डॉलर कहाँ पर रुकेगा, जब नॉर्मलिटी आएगी हमको इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ेगा, जब हम इंपोर्ट करना शुरू करेंगे। हम अगर इंपोर्ट कर नहीं रह सकते, हमारा टोटल रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेड है, हर फैक्ट्री का, हर ऑयल का, हर गैस का, LPG का, इवन वीट का भी पहले था, अभी भी हमको चाय मंगानी है, ये वो सब। तो ये जब खुलेगा तो कहाँ जाकर करेंसी रुकेगी, ये डर जो है ये रोक रहा है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को भी पैसा भेजने। यही सवाल मैं भी कर रही थी। बस आखिरी कमेंट में लेना चाहूँगी एहसन साहब का। एहसन साहब, अब आपको लग क्या रहा है कि ये देखें, अभी तो ये एक साल है, पिछले साल के अहदाफ मीट नहीं कर पाई हुकूमत, इस साल जो अहदाफ रखेगी आपको लग रहा है कि वो हो पाएंगे पूरे? और अभी एक किस तरीके से सूरत हाल बेहतरी की तरफ लग रहा है आपको, कितना अर्सा लगेगा बेहतर होने में? सुमैया, मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी लगती है। अच्छा। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एक बार्टर ट्रेड B2B का एग्रीमेंट किया है अफगानिस्तान, चाइना, ईरान एंड रशिया के साथ। एक वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि हमने ये जो पिछला बजट है बड़ी हार्डशिप में गुजारा है, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये FBR को थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगा टैक्स कलेक्शन में और अवेयरनेस में, जिससे हमारे रेवेन्यू और टारगेट्स मीट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इन्होंने आज बजट में हैस्टीनेस में चीज़ों को दोबारा हैवी टैक्सेशन की तरफ लेकर गए और दोबारा फाइलर के ऊपर बर्डन डाला, तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सही, ये अब देखना है कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक चीज़ जो आप बार्टर के हवाले से कह रहे हैं, अब नई मार्केट भी ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का 90% जो है वो तो एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका, यूरोप, UK की मार्केट है, करीब की हमारी मार्केट है। इस मार्केट को भी देखना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त हमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, बिजनेसमैन है, हमारे माशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। बात 2 दिन से एक हो रही है कि ये बजट बल्कि हर साल की तरह सर बजट कुछ मुख्तलिफ कुछ नज़र आ रहा है कि होगा, या फिर रिवायती है और मज़ीद मुश्किलात की जानिब जा रहे हैं, या जो हालिया हालात कुछ सियासी बदले हैं उसके बाद मईशत में भी कोई बेहतरी की तवक्को और उम्मीद है?
देखें, बात यह है कि बजट हर साल की तरह इस तरह भी है, लेकिन जो हमारे मामलात हैं और जो हमारे हालात हैं, माशी हालात जो हैं, उसमें कोई ऐसी कोई अबतरी नहीं आई। आप देखें, इसमें हमने कोई ऐसे कोई कारनामे नहीं किए। पिछले साल भी 8,000 बिलियन था। हमारा टोटल जो आउटले है ना, वही हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे 50% कम है। तो आप क्या करेंगे? हमारा जो एक्सपोर्ट और होम रेमिटेंस मिला के जो हमारा टोटल होता है वो उससे 15 बिलियन हमको ज्यादा चाहिए। अब इतने साल चल गए, अब जो है ना हमारे दोस्त ममालिक ने भी और IMF ने हाथ रोक लिया। अगर अब अगले साल आप कैसे करेंगे? तो हमारी पेमेंट्स बहुत हैं, ये $15 बिलियन बहुत का डेफिसिट बहुत बड़ा है। तो उसको सस्टेन करने के लिए अभी इस वक्त तो कोई ऐसे हालात नहीं है ना कोई हम उसको पूरा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि IMF को इस वक्त पाकिस्तान को रेस्क्यू करना चाहिए। IMF की जो बुनियादी फराइज हैं उसमें यही शामिल है कि जो है ना जो मुल्क तकलीफ में हो उनको जो है ना वो मदद करेगा। अब अगर इस तरह की अगर आप बहुत सारी कंडीशंस लगा देंगे पाकिस्तान के ऊपर, अब उन्होंने कहा 9.8 बिलियन का आप आउटले करें, तो अनाउंसमेंट करें, किस किस को टैक्स लगाएंगे आप? सारी जगह तो टैक्स लग चुके, और जहां नहीं है वहां हम लगा नहीं सकते। पॉलिटिकल रीजंस भी है और भी रीजंस हैं। मैं समझता हूँ कि डार साहब इज एनर्जेटिक, बहुत कॉन्फिडेंस उनमें मुझे नजर आता है जितनी मीटिंग हमारी। तो लेकिन वजह यह है, देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये चीजें जो है ना ये कल ठीक नहीं हो सकती। ये बजट भी जो है ना काफी मुश्किल बजट होगा, आवाम के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, और हमको ये और साथ साथ जो है ना आपके एग्रीकल्चर, कोई भी आप शोबा जिंदगी को ले लें तो ये कोई आसान बजट नहीं होगा। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। वी आर पासिंग थ्रू ट्रेमेंडस फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर तो आप अगर उसके अंदर आप कहें कि सारी चीजें ठीक हो जाए सब, लेकिन जुबैर साहब कोई ऐसा नहीं होगा। जुबैर साहब, आप लोगों की मीटिंग्स भी होती हैं, कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो हुकूमत बना सकती है, वो बनाते क्यों नहीं है? डेफिनेटली आप तजावीज़ भी इस पर देते हैं कि कोई हुकूमत आए जाए, लेकिन मईशत जो है वो ख़राब ना हो, वो चलती रहे, कारोबार चलता रहे। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि जो ना मईशत को और कारोबार को अलग करते नहीं है। करना चाहिए आपको, मईशत को और पॉलिटिक्स को अलग अलग कर देना चाहिए। जब तक आप सियासत और मईशत को अलग नहीं करेंगे, आपके हालात के सुधरने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं। देखें, आप अगर देखिए इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस के अंदर आपके पास ये है कि आप 1300 अरब रुपए स्टेट ओन एंटरप्राइज, यानी जो मुल्क की मिल्कियत है, कारखाने, जगहें, PIA, बहुत सारे हैं, स्टील मिल, तो ये 1300 अरब रुपए आप जो है ना उसको ब्लीड कर रहे हैं, और 1300 रुपए उनको सिर्फ खड़ा करने के लिए, उनके नुकसानात को पूरा करने के लिए आप दे रहे हैं। क्या ये कोई काम है? आप इनको प्राइवेटाइज कर दें, प्राइवेट सेक्टर आएगा। आज जो ये 1300 बिलियन नुकसान कर रहे हैं, कल ये मईशत के अंदर 1300 बिलियन नफा करने वाले हो जाएंगे, और ये प्रूवन है पूरी दुनिया में। और ये ऐसी मकूला नहीं है कि देयर इज नो बिजनेस द गवर्नमेंट टू बी इन द बिजनेस। इसको अगर हम इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, इसके बाद आप देखें हमने बलून कर करके सर्कुलर डेट को 1700 बिलियन पे पहुंचा दिए। अब 1700 बिलियन जो पहुंचा है वो क्या करते हैं? आज अब हम मीटिंग में बैठे हुए थे, क्या हो गया जी? 888 बिलियन जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का वो हो गया जी सर्कुलर डेट। इस साल का कितना मतलब 222। आपने क्या किया? 222 ऐड किया, उसका टोटल किया, और जो है ना कंज्यूमर के ऊपर बोला इसके इतने रेट बढ़ा। अगर आप कंज्यूमर को आप उसके ऊपर आप लोडिंग करेंगे तो ये एक बेयरिंग कैपेसिटी तो इससे बाहर चला जाएगा। आप आम आदमी इसको सहार नहीं सकेगा, तो आप इंडस्ट्री पे लगाएंगे। जब इंडस्ट्री पे लगाएंगे तो इंडस्ट्री जो है ना उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब बढ़ेगा तो वो अनकॉम्पिटेबल हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके जो मुज़म्मरात हैं उनको कोई सोचता नहीं है। अब उसको अगर आप देखें, इस रास्ते बहुत हैं पाकिस्तान में इन तमाम बातों से टैकल करने के लिए। फिर आप अभी जो बात आप कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, एक्सपोर्ट में हम जब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अहदाफ थे हम पिछले साल से नीचे आए हैं, और अभी भी जो हदफ है वो उतना उस तरह नहीं रख रहे। अगर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, हम इस खत्ते के अंदर है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हम तो बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो किस तरह फिर वो बचा कुछ ही हमारे पास ऑर्डर आएगा? हम तो किसी भी तरह की कोई एक्सपोर्ट, जिसमें सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हमने पिछले 2 सालों में जो की है वो टेक्सटाइल के अंदर थी, तो फिर हम कैसे करें? आपके सामने है सारी चीजें। बांग्लादेश ने इसी पीरियड के अंदर $5 बिलियन ज्यादा का एक्सपोर्ट किया, हम इसी पीरियड के अंदर 2 बिलियन कम करेंगे। तो आप मुझे बताएं, 3% आप जो इकोनॉमिक सर्वे उसके हिसाब से जो ना इंडस्ट्री श्रिंक हुई है। मेरा तो काम ही एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ठीक है, मैं तो काम ही करता हूँ, मैं पूरे लोगों से सबसे ही मिलता हूँ। अब वो जहाँ मैं इनकी सारी तहकीक करके मैं गवर्नमेंट तक पहुँचाना, यही मेरा काम। देखिए, जहाँ जो एक होती है ना एक बल्क आइटम्स, मिसाल के तौर पर पोलो शर्ट है या बेड स्प्रेड्स हैं या बेड शीट्स हैं, उसके अंदर अगर आप देखें तो आप उसका बल्क ऑफ द एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
ये जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छी हमारी क्वालिटी होती है, इसमें कोई सल्यूट टू ऑल द पीपल हु आर मैन्युफैक्चरिंग दिस, दे आर डूइंग वेरी गुड। लेकिन ये उसकी क्वांटम, इसकी क्वांटिटी फिक्स है, लेकिन ये जो क्वांटिटीज हैं ये बेतहाशा हैं, हम उसके अंदर प्राइस वॉर पे हार जाते हैं। बांग्लादेश में एक पोलो शर्ट की कॉस्ट आती है 95 सेंट $1, हमारे यहाँ 1.42 ऑन एन एवरेज बेसिस, तो हम 40 सेंट में मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो ये आप लोग बात तो करते होंगे ना जुबैर साहब हुकूमत से कि कुछ आसानियां पैदा करें। नहीं, एक कमाल की बात यह है कि हुकूमत को भी इस बातों का पता है। अच्छा। अगर आप उसकी टैली देखें और उन्होंने सारी कैलकुलेशंस की हुई हैं कि बांग्लादेश में गैस का रेट क्या है, बिजली का रेट क्या है, वो उनकी पॉलिसीज क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीजों का मतलब एक कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, दिस इज ओपन। आप गूगल पे जाएं और गैस रेट फॉर इंडस्ट्री बांग्लादेश टाइप करें, आपके सामने रेट आ जाएगा। आप चाइना के ले लें, आप इंडिया के ले लें, आप कंबोडिया के ले लें, आपको ऑटोमेटिक वर्किंग आ जाएगी कितने परसेंट हम जो है महंगे हैं। इसी तरह से बिजली को देख लें, इसी तरह से जो इनके जो इंसेंटिव पैकेजेस हैं उनको देख लें। हमने तो उल्टा ये काम किया कि जो ना इंटरेस्ट रेट को में 23-24% पे ले गए, फिर हमने जो ना जो आपका रिफाइनेंस था उसको 6 से 18% पे ले गए। रीजनल कॉम्पिटिटिव रेट को बिजली पर से भी और गैस पर से भी हमने हटा दिया, टील देना बंद कर दिया। तो हम तो मतलब वी इंटेंशनली वी हैव एक्चुअली बलून्ड आवर कॉस्ट, जानते हुए भी हम वो उस पे कर नहीं रहे। जुबैर साहब जो आप बात कर रहे हैं, अब अवामी रद्द-ए-अमल के नाज़रीन जान लेते हैं कि अवाम क्या कहते हैं आज के बजट को लेकर, फिर उस पर मजीद बात करते हैं मुजम्मिल साहब से। अवाम बहुत परेशानी में है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर आदमी परेशान है क्योंकि माल इतना महंगा वहाँ मिल नहीं रहा, यहाँ बिक नहीं रहा, परेशानी बहुत ज़्यादा है। बस क्या कर रहे हैं, आज के हालात देख रहे हो, हुक्मरानों ने ऐसा कर दिया है कि बंदे को बात करने तक का नहीं छोड़ा, बहुत तंग हालात है। बस बजट नहीं है, ये तो टोपी ड्रामा हो सकता है। आइए वो बजट क्या होगा कि जो दूसरों के आगे झोली फैला के भीख मांग रहे हैं कि हमें IMF कर्जा दे दे, ये पाकिस्तान को कहाँ तक ले आए हैं 70-75 साल में। इस बजट को कम से कम गरीबों के लिए कम से कम ख्याल रखें। अपने लिए तो आप हर चीज़ का तयन कर लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं होता। कारोबार भी बहुत ख़राब है, ये मजदूर लोगों का बिल्कुल काम नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। आवाम के लिए रिलीफ होना तो चाहिए क्योंकि सफ़ेद पोश आवाम जो है आपके सामने है कि उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है, ख़ास तौर पे बिजली के यूनिट्स आप देख लें और बाकी चीज़ों में भी आप देख लें, सौदा वगैरह में। तो आवाम के लिए रिलीफ देंगे तो फ़ायदा है, नहीं तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। बजट आ रहा है, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपना ही सोचना है, आवाम के लिए कभी किसी ने भी नहीं सोचा। आई होप कि देगी क्योंकि उनको पता है कि से इलेक्शन आ रहे हैं, अगर आप भी वो रिलीफ नहीं देंगे तो नेक्स्ट मेरा ख्याल का कुछ चांस नहीं है। तो ये सूरत हाल है, आवाम को ज़ाहिर है इसलिए उम्मीद नहीं है कि हर इंसान ये सोचता है कि बजट हमारे लिए क्या ला रहा है, बल्कि ये ज़ाहिर एक खौफ होता है कि एक शख्स ये सोच रहा है कि मुझ पर कितना टैक्स लग रहा है, मजीद मुझे कितना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर भी मैं अदाद शुमार देख रही थी कि हुकूमत ये कह रही है 21% इन्फ्लेशन रहेगी, जो कि मई में 38% पर थी। तो मुजम्मिल आज 39 हो गई ना। जी हाँ, वो ऐसे ही है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ और ही होता है। मुजम्मिल, जब एक आम आदमी को कोई उम्मीद नहीं है, उसको पता है कि उसको इस बजट से कोई लेना देना नहीं, एक डॉक्यूमेंट्स आएंगे चले जाएंगे, उसके ऊपर तो वही महंगाई का बोझ होगा जो कि हमेशा से होता आया है, तो फिर वो कहता है हमारा क्या फ़ायदा है इस बजट में। बिल्कुल, जो सेंटिमेंट आपने दिखाया आवाम का वो अक्कासी करता है ओवरऑल सूरत हाल की। इसको तो कहना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ द एलीट फॉर द एलीट बाय द एलीट। काफ़ी है, सिर्फ वो फैसले जो करेगी वो उस क्लास के लिए तो करेगी नहीं जिसकी नुमाइंदगी है ही नहीं पार्लियामान के अंदर या सियासत में। अगर 15-20 करोड़ रुपए का इलेक्शन लड़के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली फैसले उनके लिए नहीं होंगे जिन्होंने इतने पैसे कभी देखे नहीं हैं। तो पाकिस्तान में एलीट कैप्चर, ये अभी रिसेंटली IMF ने भी, डायरेक्टर ने इसको डिस्कस किया था कि एलीट कैप्चर कम करें। $18 बिलियन जो है पाकिस्तान की एलीट खा जाती है, जिसमें प्रोटोकॉल्स के पैसे होते हैं, जिसमें उनके बिजली के बिल वेव ऑफ करने होते हैं, जिसमें उनके बच्चों को गाड़ियां हमारे पैसों से दी जाती हैं। तो ये सारा कुछ देखते हुए ये कानून साजियाँ या फिर ये स्टेट प्रोटोकॉल जो सारे हैं, ये जो एंजॉय करती है पाकिस्तान की एलीट, ये इन्हीं गरीब आवाम के एक्सपेंस पे करती है जिनकी आवाज़ आपने अभी सुनाई है। और यहाँ लाहौर के अंदर भी एक बड़ा एलीट क्लब है जिसकी मेंबरशिप 20-30 लाख रुपए की है, 5,000 रुपये टैक्स देता है प्रॉपर्टी का 1 साल का। और मैं और आप, मेरा ख्याल है, अपनी तनख्वाह में 1 महीने में इससे ज़्यादा देते हैं। तो इससे ये आपको आइडिया होता है कि डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा है। कि होना ये चाहिए था कि अमीर तबके से पैसे लेके गरीब को दिए जाते हैं, लेकिन इसका उलट होता है। होता ही
जो सैलरी क्लास है या फिर जो वर्कर ऐसा है जो लो वेजेस पे काम कर रहा है उससे पैसे लेके एलीट कैप्चर का शिकार होता हुआ हम देखते हैं यहाँ पे। और दूसरा जो सियासी इंस्टेबिलिटी है, जिस तरह पहले हमने बात की, बाकी कसर जो है वो ठीक है। वज़ीर मोहम्मद खजाना आयशा गौस पाशा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज बजट जो है वो पेश हो रहा है, अवाम इंतजार कर रहे हैं, क्या तवक्कुआत रखी जाएं? अवामी बजट होगा मैम? रही देखिए, बजट इंशाल्लाह हमारी हस्बल इम्कान कोशिश है कि इसमें अब हमारे जो आम आदमी है उसके लिए कुछ रिलीफ हो सके। आपको अच्छी तरह पता है कि मुल्क में के मईशी हालात क्या हैं। हमने क्या पाया था जब हमने कैसी इनहेरिट की थी इकोनॉमी जब हमने टेक ओवर किया था पिछले साल, और उसको जाहिर है वो इतने ज़्यादा डीप रूटेड प्रॉब्लम्स थे और इतनी मुश्किलात थी कि उसमें से निकलते मुल्क को बहुत टाइम भी चाहिए और एफर्ट भी चाहिए। हमने वो किया है। अब वो इन हालात में रहते हुए जिस हद तक हम रिलीफ बजट दे सकते हैं और जिस हद तक हम अपने स्पेशल इकोनॉमिक लोगों को, किसानों को, स्टूडेंट्स को और हमारी स्मॉल एंटरप्राइजेस को और आम आदमी को रिलीफ दे सकते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करें वो देंगे। अच्छा आयशा साहिबा, एक सवाल और, क्योंकि वक्त की कमी में चाहती हूँ एक सवाल आपसे और कर लूँ। अगर यह बजट IMF की निगरानी में पेश किया जाएगा तो अगर आप मोटा मोटा बता सकें कि कुछ अच्छा रिलीफ एक आम आदमी के लिए होगा इस बजट में? देखिए, IMF का बजट तो हम चाह रहे हैं कि हो, ये जरूरी है, इसलिए कि इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में है। सोवरेन नेशंस जो है अपना कमिटमेंट खत्म नहीं करते, तो ये तो हमारी कोशिश होगी। इसमें रहते हुए जिस हद तक हम रिलीफ दे सकते हैं हम देना चाह रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ रिलीफ फॉर पीपल। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर अब थोड़ी देर में बजट आपने वक्त दिया ऐसे मौके पर। थैंक यू सो मच। आयशा गौस पाशा साहिबा बिजी थी, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो ज़ाहिर है ऐसे मसरूफ वक्त में उन्होंने हमारे टाइम निकाला, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को जो है वो रिलीफ ज़रूर दिया जा सके, और हम भी उम्मीद करते हैं कि बजट एक आम आदमी के लिए कुछ ना सही थोड़ा बहुत ही सही रिलीफ। लेकिन नज़र ऐसा कुछ नहीं आ रहा जो अभी तक जो चीज़ें हैं। ज़फ़र मोतीवाला साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे, सैयद मुज़म्मिल शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।